तो है गाइस, अब बात करते हैं 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो ये दोस्तों, ये वीडियो जो होने वाला है पूरी तरीके से 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर होने वाला है। सो अगर आप लोग डर रहे होंगे कि 3 मार्क्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे करें, तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेना, आप लोग का 3 मार्क्स का डर ही निकल जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, और ऑब्वियसली मैंने जो क्वेश्चन लास्ट टाइम बताए थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो मैं चाहूंगा कि जो मैं 3 मार्क्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तो डरने की क्या बात है जब नौशाद सर आपके साथ हो। और दोस्तों, आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो आप फटाफट से अपने नोटबुक पेन वगैरह लेकर बैठ जाओ और मेरे साथ ही सॉल्व करते रहना। चलो देखते हैं आज के क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आपको हमें एग्जाम में देखने मिल सकते हैं ऑब्वियसली। और अगर आप लोग ने अभी तक हमें यहाँ पर फॉलो नहीं किया तो फटाफट जाके फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे जाके आप लोग हमें भेज सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा गया था और मैंने ये क्वेश्चन पिछले बार भी एक्सप्लेन करा था। इस बार फिर से मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। बड़ा इजी प्यारा सा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक। और कंस्ट्रक्ट करना है स्विचिंग टेबल और इसको इंटरप्रीट भी कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग को सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे करके डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ S1, यहाँ पे लिखा हुआ S2, यहाँ लिखा S1 डैश, यहाँ लिखा हुआ S2 डैश। अब हमें क्या करना है, इसको देखना है कि कैसे काम करने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर कंसिडर करना होगा दो चीजें। लेट P, अब दो ही स्विचेस है तो P और Q लिख दो। निगेशन P इज नथिंग बट जब P बंद होगा तो P डैश मतलब S डैश चालू होगा, S1 बंद होगा तो S डैश चालू होगा, वही अपोजिट है। सो P और Q लिख दो। लेट P बी द, P क्या है, स्विच S1 इज क्लोज्ड, S1 इज क्लोज्ड लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से Q में क्या लिख दोगे, स्विच S2, S1 यहाँ पे लिख दो, स्विच S1 इज क्लोज, यहाँ पर S1 स्विच S1 इज क्लोज और यहाँ पर S2 इज क्लोज, सेम तरीके से लिख देना। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म बनाते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों पार्ट को देखना। जब भी पैरेलल का केस होता है तो बीच में और आता है। तो ये है S1, तो ये जगह P और ये है S2, ये हो जाएगा Q, दोनों के बीच में और है। उसी तरीके से इन दोनों को देखो तो सीरीज में है और यहाँ पे डैश डैश लगा हुआ है। दिस इज S1 डैश दैट इज नेगेशन ऑफ P एंड दिस इज S2 डैश दैट इज नेगेशन ऑफ Q। और दोनों भी कैसे हैं, सीरीज में। सीरीज मतलब क्या होता है, एंड। तो यहाँ पर लेता हूँ एंड लिख देता हूँ। और ये दोनों, ये पार्ट अगर मैं इसको सेपरेटली कंसीडर करता हूँ, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच है, मतलब लीनियरली अटैच है। इसका मतलब दोनों के बीच में भी क्या आएगा, एंड। इस चीज को अपन यहाँ पर अंडरस्टैंड कर चुके हैं और इसे यहाँ पर सिंबॉलिकली लिख देते हैं। तो ये मेरा सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म। समझ में आया इतना? एग्जाम में ये देखने मिलेगा आप लोग को, मोस्टली देखने मिलता है, तो ट्राई जरूर करना है इसे। अब आगे बात करता हूं, आगे चलते हैं। क्या करना है हमें, इसका स्विचिंग सर्किट रेडी करना है, स्विचिंग टेबल। स्विचिंग सर्किट दिया, स्विचिंग टेबल रेडी करना। तो स्विचिंग टेबल रेडी करने के लिए आप लोग को देखना कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास। तो अगर आप नोटिस कर पाएंगे हमारे पास सिर्फ 2 ही वेरिएबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़े ही जल्दी से आराम से हो जाएगा। 3 वेरिएबल्स रहेंगे थोड़ा लेंदी होता है, 2 वेरिएबल में फटाफट हो जाता है। देखो कौन कौन से, P है, Q है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर P और Q लिख देता हूँ। पहला मैं लिखूंगा P और नेक्स्ट वन इज व्हाट, Q। उसी के अगल बगल में चलोगे तो दोस्तों हमें निगेशन P और निगेशन Q की भी जरूरत है। तो उसके बाद अपन निगेशन P और निगेशन Q भी लिख ही देते हैं। ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया। अब उसके बाद हमें इसके अलावा क्या क्या चाहिए, तो इसके अलावा हमें देखो 2 पार्ट छोटे छोटे पे चाहिए। मतलब कैसे, इसमें 2 बड़े बड़े पार्ट है। तो पहला पार्ट उठा लूंगा जिसे मैं लिखता हूँ P और Q। दूसरा पार्ट मैं लिखा लूंगा, उसको लिखूंगा निगेशन P एंड निगेशन Q। और फाइनली जो मुझे यहाँ पर लिखना है, तो मैं अज्यूम करूंगा कि ये मेरा A है, ये मेरा B है। अब देखो ये पार्ट को अगर मैं A कंसीडर करता हूं और ये पार्ट को B कंसीडर करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, A एंड B हो जाएगा। सो फाइनल वाला जो पार्ट है इसे शॉर्ट में लिखने के लिए मैं A एंड B लिख देता हूं। चलेगा शॉर्ट में, इतनी चीजें बड़ी बड़ी में लिख नहीं सकता यहाँ पर, इसलिए मैंने शॉर्ट में इस तरीके से लिख दिया हुआ। क्लियर है? और ऊपर मैंने कंसीडर भी कर लिया हुआ कि A क्या है और B क्या है। तो अब वैल्यूज को पुट करता है। याद है, जब भी आप लोग को स्विचिंग टेबल रेडी करना होगा ना, तो आप लोग को क्या लिखना है। देखो 2 तरीके के टेबल होते हैं, एक होता है ट्रुथ टेबल, एक होता है स्विचिंग टेबल, जिसे इनपुट आउटपुट टेबल भी बोलते हैं। तो इसमें बच्चे बड़ा गड़बड़ करके आते हैं। बोला होता है स्विचिंग टेबल बना के आते हैं ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल नहीं, इसमें देखो स्विचिंग टेबल या फिर इनपुट आउटपुट टेबल में हमेशा 1 और 0 का इस्तेमाल करना होता है। तो ये P है, तो P में 4 एलिमेंट 1 1 0 0, Q में इसी का अल्टरनेट 1 0 1 0, सही है। निगेशन P क्या होता है, इसका उल्टा, तो 0 0 1 1। निगेशन क्या होता है, इसका उल्टा, तो यहाँ पे 0 1 0 1। ठीक है, ये इतना हो गया। अब निकालना है P और Q, तो P और Q करते हैं। और का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। वैसे यहाँ पर दोनों में से कोई भी एक 1 है तो 1, सो 1
1, इसमें भी 1 और दोनों भी 0 है मतलब 0 आ जाएगा। समझा? निगेशन का भी सेम अप्लाई करेंगे। देखो निगेशन मतलब क्या होता है, एंड के साथ देखना। सो एंड में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू, वैसे दोनों 1 होंगे तो ही 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो ये 1 0 0 तो 0 ही होने वाला है, 0 1 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी क्या हो जाएगा, देखो 1 1 1 हो जाएगा। अब ए और बी को एंड में करना, तो ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है और फाइनल जो टेबल जो कॉलम है ना, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो है। तो ये 1 0 0 1 0 0 1 0 0 एंड 0 1 क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से आप लोग ने अपना ट्रुथ टेबल यानी इसको बोलते हैं स्विचिंग टेबल भी रेडी कर लिया हुआ है। अब एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है कि पूरी की पूरी वैल्यू 0 आ रही है, दैट मींस लैम्प विल नेवर ग्लो। इसका मतलब क्या है, लैम्प विल नेवर ग्लो, ऐसे करके लिखते हैं, लैम्प विल नेवर ग्लो। ये था आप लोग का इसका इंटरप्रिटेशन। बस ये था आप लोग का इसका सॉल्यूशन। एग्जाम में अटेंड करना, 3 में से 3 मार्क्स लेके आना। पिछले बार पूछा गया था ये क्वेश्चन और मैंने बताया था और ये आया भी था। सेम क्वेश्चन यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, एग्जामिंग वेदर द स्टेटमेंट पैटर्न टॉटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्टिजेंसी है। तो सबसे पहले आप लोग को P इंप्लाई Q निकालना होगा, फिर नेगेशन P निकाल लेना, फिर उसको Q के साथ और में लगा देना। तो इस तरीके से आपको 2 कॉलम्स मिलेंगे और दोनों को डबल इंप्लीफिकेशन में रखना है। डबल इंप्लीकेशन में क्या होता है, ट्रू 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 होता है, फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है, अदरवाइज सारे के सारे फॉल्स होता है। तो ये आप लोग करना और लास्ट का जो कॉलम देखना है, अगर सबके सब ट्रू आ रहे होंगे तो क्या आएगा, टॉटोलॉजी। सबके सब अगर फॉल्स आ रहेंगे तो क्या जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। और सबके सब उल्टे फुल्टे ट्रू फॉल्स कुछ भी अनसंड आ रहा होगा तो उसे बोलेंगे कॉन्टिजेंसी। उल्टा फुल्टा कुछ भी आ रहा होगा तो कॉन्टिजेंसी हो जाएगा। तो इसे ट्राई करना। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन पे आ जाओ, बड़ा प्यारा आसान सा क्वेश्चन है। करना कैसे मैं आप लोग को बता देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी के हमें प्रूव करना है कि cos a अपॉन में a cos b अपॉन में b एंड cos c अपॉन में c जो होता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन में 2abc होता है। तो स्टार्ट करने के लिए आप लोग LHS का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा, अदरवाइज RHS में जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो cos a प्लस cos b प्लस cos c और यहाँ पर a b c जो लिखा हुआ है उसे मैं क्या करूंगा, थोड़ा साइड में कर दूंगा। मतलब इसे 1 अपॉन a कर देता हूँ, 1 अपॉन b कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इसे 1 अपॉन c लिख देता हूँ। ऐसे क्यों लिखा, देखो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला पुट करूंगा तो डायरेक्टली एडजस्टमेंट में इजी हो जाएगा। cos a का फॉर्मूला आप लोगों को हमेशा याद होना चाहिए, दैट इज व्हाट, वो होता है b स्क्वायर। a है तो b और c आना चाहिए पहले, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और a है इसलिए माइनस a स्क्वायर अपॉन में दोनों प्लस वाले b नीचे 2 मल्टीप्लाई, इस तरीके से लिखना होता है। याद रखो, देखो a रहेगा तो a बाजू में नेगेटिव सिंबल के साथ स्क्वायर में डाल देना। अब क्या बच गया, b और c, सो b और c स्क्वायर में ऐड करना है और वही टर्म को मल्टीप्लाई में नीचे लिख देना 2 के साथ। अब आप इसी तरीके से आप लोग इसे भी गेस कर ही सकते हो। सो यहाँ पर क्या है, b है ना, सो b में क्या आ जाएगा, पहले a और c स्क्वायर में ऐड कर दो, बच क्या गया b, तो b को सब्ट्रैक्ट कर दो और दोनों प्लस में उन दोनों को एडिशन मल्टीप्लिकेशन में नीचे लिख दो। सिमिलरली यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट जो है यहाँ पर उसे भी सेम तरीके से करना, थोड़ा नीचे लिखता हूँ। तो 1 अपॉन सी क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सी मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है c है तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2bc हो जाएगा, सॉरी 2ab हो जाएगा। डन। अब देखो करना क्या है कि दोनों का, देखो a से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a से जैसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2abc हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर भी सेम टू सेम a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है और b से अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 2abc, ये भी सही चल रहा है अपन। और यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2abc आ जाएगा। सबके बेस में 2abc सेम है तो 2abc को एक बार लिख देता हूं और यहाँ लिखता हूं b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ लिखता हूं a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और यहाँ पे लिखता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अगर आपकी नजरें अगर तेज है तो आप लोग पता लगा सकते हो अगला स्टेप क्या होगा। अगर देखा जाए तो ये माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कैंसिल, उसी तरीके से b स्क्वायर और यहाँ का b स्क्वायर मैं कैंसिल करता हूँ और ये c स्क्वायर और ये c स्क्वायर भी कैंसिल कर देता हूँ। तो फाइनली वी विल लेफ्ट विद द a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो नीचे लिखता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और उसके डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ 2abc। जरा देखना RHS वही है क्या, सो बच्चों वही RHS है, देयरफॉर प्रूफ। तो इस तरीके से अपन ने LHS को RHS बना दिया, हेंस प्रूफ। इस तरीके से आप लिख सकते हो, हेंस प्रूव करके लिख सकते हो। तो ऐसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन मिले तो इस तरीके से सॉल्व करना और आराम से हो जाता है। अब एग्जाम में इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना, बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। LHS से स्टार्ट करना आप लोग को सेम, क्या लिखा हुआ, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 की जो वैल्यू होती है वो पाई होती है, वो हमें बताना है। तो ये इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आराम से हो जाता है। बस इसमें एक चीज ध्यान में रखना जो अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, कोई भी 2 वैल्यूज को एट ए टाइम सिलेक्ट करना है, कोई भी 2 वैल्यूज को, आइदर 1 एंड 2 सिलेक्ट कर लो या 2 और 3 सिलेक्ट कर लो। मेरा सजेशन ये है कि 1 एंड 2 को स्टार्ट करोगे, 1 और 2 को ऐड करोगे तो 3 होने वाला। इस तरीके से आप लोग सोच सकते हो, बाकी आप लोग खुद समझदार। तो मैं 1 और 2 को सॉल्व करने वाला हूँ।
अब फिलहाल की जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखूंगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, अगर आप लोग को फॉर्मूला याद होगा तो वो होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई 1/1 माइनस एक्स वाई, ये होता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है बच्चों, ये कंडीशन बच्चे भूल जाते हो, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करते तो फिर उनका आंसर नहीं आता है। देखो x मल्टीप्लाई बाय वाई जब करोगे ना, अगर लेस देन 1 आ रहा है तो दैट मीन्स ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना था 2, 2 क्या 1 से छोटा है, बिल्कुल नहीं। सो ये केस में फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो इस केस में अगर आप लोग चेक कर पाओगे x मल्टीप्लाई बाय वाई ग्रेटर देन 1 है, जब भी ग्रेटर देन 1 आएगा तो आप लोग को बस चेंज थोड़ा सा ये करना है, यहाँ पे पाई माइनस लगा देना, बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम हो जाएगा। बस इसे यहाँ पर पुट कर दो, देयरफॉर LHS जो बनेगा ना हमारा वो लिख दो यहाँ पर। तो LHS कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, tan इनवर्स ऑफ पाई लगा दो, पहले पाई लिख दो, तो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, देखो बहुत इजी है, 1 प्लस 2, तो यहाँ पे लिखो 1 प्लस 2, 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 इंटू 2, ठीक है। यहाँ तक इस तरीके से आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख दोगे, और यहाँ पर क्या है tan इनवर्स ऑफ 3 है। अब सिंपल सी बात ये है कि आप लोग इसे सिंप्लीफाई करना जानते हो, तो अब पाई को मैं फिलहाल वैसे ही रखता हूं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan, देखो 1 प्लस 2 जो कि 3 होता है, तो यहाँ पर मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 3 मिल जाएगा। अब नीचे आ जाओ, 1 माइनस, देखो 1 इंटू 2 जो होता है बच्चों कितना होता है, 1 इंटू 2 माइनस 2 होता है, और माइनस 2 लिख दूंगा, और यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 3 मिल जाएगा। आगे चलते हैं। सो पाई को फिलहाल मैं वैसे ही रखता हूँ, देखो यहाँ पर मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 3 अपॉन में -1, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा +1। सो इस तरीके से यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ 3 को वैसे ही रखना है। अब इसे वैसे ही रखो, पाई माइनस tan, देखो माइनस बाहर चला जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3 मिलेगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, तो अब इसे सिंप्लीफाई करोगे ना, फाइनली आप लोगों ने एक चीज मिलने वाली है। अब वो चीज आप लोग कैसे लिखोगे वो आप लोग की जिम्मेदारी है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप लोग को यहाँ पर 0 मिलने वाला है, तो इसको सॉल्व करना सेम तरीके से। आप लोग को फाइनल आंसर क्या मिलता है मुझे चेक करके बताना। आंसर सही आ रहा था दोस्तों बताना, लास्ट में इसको सॉल्व करोगे तो 0 का, और आंसर आप लोग का पाई के टर्म में आ जाएगा। फिर ट्राई करना, ये आप लोग के लिए इसके बाद का स्टेप सजेशन या फिर बोल सकते हो होमवर्क है। कोशिश करना, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछना। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर, इस पे आ जाओ। सो ये थ्योरम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका हुआ है, और मैं चाहता हूं कि ये आप लोग खुद से ट्राई करें। अगर नहीं करना है तो आप लोग थ्योरम वाले वीडियो में इसको देख सकते हैं। इसे ट्राई करना, बड़ा सिंपल थ्योरम है। आप लोग को tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट अंडर रूट h² माइनस ab अपॉन a प्लस b पूछ सकता है। मुझे जहां तक ऐसे अंदर से लग रहा है कि इस बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसे ट्राई कर लेना बच्चों, क्या पता आप लोग एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए और फिर आप लोग कहना मत कि बताया नहीं था। तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग बेझिझक बड़े ही आराम से कर सकते हो। तो इसे ट्राई करना। मैं ये वाला क्वेश्चन फिलहाल के लिए बता देता हूँ। इफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन शो दैट a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है 4h स्क्वायर होता है। पहले इस चीज को समझते हैं। मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होता है वो जिस तरीके से होते हैं, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस होता है, ठीक है। तो अब क्या बोले, एक लाइन जो है वो क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है वो समझो, और बाइसेक्ट कर रहा है तो बाइसेक्ट कर रहा है उसके एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब बाइसेक्ट करेगा आप लोग को पता है, अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल जो होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अब देखो बाइसेक्ट करना मतलब ये नहीं कि फर्स्ट और थर्ड में सिर्फ बाइसेक्ट करे, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि वो कुछ इस तरीके से बाइसेक्ट कर रहा हो, कौन से कोऑर्डिनेट में, सेकंड एंड फोर्थ में बाइसेक्ट कर रहा हो, तो ये भी तो पॉसिबल वे है। तो इस केस में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 135 डिग्री, क्योंकि 90 और बीच में बाइसेक्ट कर दो 45, तो 45 प्लस 90 135। तो जब भी लाइन बाइसेक्ट करेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो दैट कैन बी द एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 135 डिग्री। सो व्हेन लाइन बाइसेक्ट्स the angle between coordinate axis, then theta can be 45 डिग्री and 135 डिग्री, ये हो सकता है। तो अब आप लोग को ये मालूम पड़ गया थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 45 डिग्री एंड 135 डिग्री हो सकती है। इतना क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है पक्का बच्चों? ओके। अब अपने को इक्वेशन क्या दे उसको देखना। तो इक्वेशन दिया हुआ ax स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। तो इसके हल से अपन सबसे पहले देखो, यहाँ पर पहले बात तो ये हमें यहाँ पर m1 और m2 निकाल लेता हूँ। सो m की जो वैल्यू पॉसिबल है वो क्या हो सकती है, पहली बात वो निकाल सकते हैं। तो m हो सकता है tan 45, और क्या हो सकता है, तो और हो सकता है m की वैल्यू क्या हो सकती है, tan 135। अब देखो सिंपल सी बात ये कि tan 45 की जो वैल्यू है वो 1 होती है, और tan 135 जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देना चाहता हूँ, tan 145 को tan 90 प्लस 45 लिख सकते हो ऐसे, या फिर आप लोग 180 माइनस 45, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू लिख सकते हो, 180 माइनस 45। अब देखो 180 माइनस 45 का मतलब समझा देता हूँ। ये होता है 180
-45 करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जब भी 180 रहेगा मतलब इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो आप लोग का tan थीटा ही रहता है और यहाँ पे 45 ही रहेगा। बट यहाँ पे नेगेटिव की पॉजिटिव वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट के ऊपर। तो 180 - 45 इज नथिंग बट सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव होता है, इस केस से -tan आ जाएगा, -tan 45। और फाइनली tan 45 की वैल्यू अगर आप लोग लिखोगे तो मिलेगा आप लोग को -1, तो m विल बी इक्वल टू -1। तो अभी आपके पास m की दो पॉसिबल वैल्यूज है, तो m क्या हो सकता है, +1 भी हो सकता है और क्या हो सकता है, -1 भी हो सकता है। इतना समझ में आ गया। अब आप लोगों ने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, ax² + 2hx² + by² दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका ना एक ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है। तो फॉर लाइन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय कैसे दिया जाता है, बड़ा सिंपल है, देखो मैं समझा देता हूँ। ऑक्सिलरी इक्वेशन में करना क्या होता है कि पूरे इक्वेशन को अपन x² से डिवाइड करते हैं और y/x को अपन m पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर y/x अगर m पुट करोगे ना बच्चों, तो यहाँ पर मिलेगा bm² हो जाएगा। यहाँ पे y/x को अगर m पुट करूँ तो 2hm हो जाएगा, और यहाँ पर भी y/x x² कैंसिल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ a बचता। तो ये मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलता है। अब करना क्या है, बस m की जगह पे +-1 पुट कर देना। तो जैसे ही पुट करूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, +-1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या मिलेगा 2 × +-1 मिल जाएगा, प्लस a = 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो +-1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो यहाँ पे मिलेगा b, यहाँ मिलेगा a, और ये टर्म जो है ना इसको उठा के वहां पे लेके जाता हूँ, तो दिस विल बिकम -2h + -1 हो जाएगा। अब दोनों से स्क्वायरिंग कर दूंगा तो b + a लिखो, ये a + b लिखो, एक ही बात यहाँ मिलेगा a + b का होल स्क्वायर। और आपको पता है जब भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव होता है, ये 2h, 2 का स्क्वायर कितना था 4h, 4h स्क्वायर हो जाएगा, और +-1 है तो +-1 का जब स्क्वायर करूंगा दैट विल बिकम 1, और 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो सेम ही मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है। तो बस आप लोग को समझना यही था कि जब बाइसेक्ट करेगा तो दो टाइप के एंगल हो सकते हैं, एक तो 45 डिग्री, दूसरा 135 डिग्री। इन्हें ट्राई करना, और कहीं डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। सिंपल प्यारा आसान सा क्वेश्चन है, देख लो क्वेश्चन वो नीचे वाला, इस थ्योरम को प्रैक्टिस कर लेना, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे जरूर देखना। आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़े ही आराम से किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P सच दैट OP इज इंक्लाइंड टू द x एक्सिस at 45 डिग्री एंड y एक्सिस at 60 डिग्री। OP की वैल्यू देगी 2 वैल्यू। हमें OP का पोजीशन वेक्टर रेडी करना है। पोजीशन वेक्टर मतलब कि OP का वेक्टर ही रेडी करना है। तो OP वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को दो चीजें पता होना चाहिए। किसी भी वेक्टर को फाइंड आउट करना होता है तो आप लोग को सबसे पहले एक उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन। सो इस केस में मैग्नीट्यूड जो अपने को क्वेश्चन में दिया गया, कितना बच्चों 12 यूनिट दिया गया। हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अपन पता लगाएंगे डायरेक्शन कोसाइन से, DCS जो होता है ना, उसको अगर अपन LI + NJ + NK लिखते हैं तो उसे अपन डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में लिख सकते हैं। तो डायरेक्शन हमें यहाँ से पता चलेगा और ये वैल्यू यहाँ से पता चलेगी, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या है ये है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंबाइन करोगे तो वेक्टर मिल जाता है। तो अब वहां पर हमारे पास क्वेश्चन में L दिया हुआ है, L क्या होता है, cos अल्फा होता है। सो cos अल्फा की वैल्यू cos 45 हो जाएगी, और cos 45 हम लोग को दिया गया कितना हो जाता है बच्चों 1/√2। वैसे m निकालेंगे, m क्या होता है, cos बीटा होता है, cos 60, और cos 60 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। बारी है गामा की। सो गामा मेरे पास नहीं है, जो कि सॉरी गामा नहीं, एलएमएन में से मेरे पास n नहीं है। n क्या होता है, cos गामा, और cos गामा में से गामा मिसिंग है बच्चों। सो गामा कैसे लाऊंगा, सो गामा लेके आता ना बच्चों, देखो ध्यान देना, वी नो कि L² + M² + N² जो होता है वो कितना होता है बच्चों, वो 1 होता है। हाँ 1 होता है पक्का, एक बार देख लेना बच्चों, L² + M² + N² क्या होता है, अगर ये आप लोग को पता चलेगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व है। सो 1 होगा। अब L की वैल्यू मेरे पास है, पुट कर दो। L कितना है मेरे पास 1/√2, फटाफट से पुट कर दे तो L का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर M के स्क्वायर की बात करूंगा तो वो भी आप लोग को पता है, M का स्क्वायर क्या होता है सभी को पता होगा, फटाफट से उसे भी पुट कर लो, वो भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद N की बात करूंगा तो N भी पुट कर सकते हैं आप लोग, वो भी आप लोग को आ जाएगा, तो वो भी इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरीके से L M N जैसे आप लोग पुट करते हो ना, तो आप लोग का ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होता हुआ आप लोग को दिखाई देने लग जाएगा। अब आप लोग को जब L M N पुट कर दिया, सो L M N जैसे ही पुट करते हो तो आप लोग को ना बच्चों यहाँ पर मिल जाता है फाइनल वैल्यू N जो कि पता नहीं है, और N को पुट कर दोगे तो cos गामा मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, लेकिन डरने की बात नहीं, आराम से करेंगे। L की वैल्यू है 1/√2, √2 पुट करते हो, √2 का स्क्वायर। M की वैल्यू है 1/2 उसका स्क्वायर, और N हमारे पास नहीं, उसको वैसे ही रख देता हूँ। सिंप्लीफाई करूंगा, दिस इज 1/2, दिस इज 1/4, दिस इज N का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे करते हैं, तो 1/2 + 1/4 करोगे तो यहाँ पर बेस सेम करने के लिए ऊपर नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। दिस विल बिकम 4, 2 + 1, और यहाँ पे मिलेगा N का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ तक बच्चों, यहाँ तक की बात एकदम साफ है, क्लियर है, आसान है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो 2 + 1 जो कि 3 होता है, 3/4 को वहां पे लेके जाते हैं।
सो n स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस 3/4। अब 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता तो 4 माइनस 3/4, ठीक है। तो n का स्क्वायर जो होगा कितना हो जाएगा 1/4। तो n विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि सारी वैल्यूज अपन प्लस में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर मिलेगा 1/2 प्लस में ले लेंगे। और हमें n चाहिए तो n ही पुट करना, गैमा फिलहाल अपने को चाहिए नहीं, तो आप लोग को गैमा भी निकालना, तो आप लोग को गैमा निकाल के भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो अब क्या करना है, इसे कॉस गैमा के साथ इक्वेट कर दो। सो कॉस गैमा जो होगा वो 1/2 होगा। अब कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, आप लोग को पता है कॉस की वैल्यू होती है 60 पे 1/2 होती है। तो इस केस में गैमा भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। बट हमें गैमा की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं निकाल रहा था, लेकिन ठीक है आप लोग को मैंने निकाल के बता दिया। वैल्यूज पुट करता तो ओपी बार जो होगा वो 12, ओपी देखो मैग्नीट्यूड दिया गया 12 दिया गया, 12 पुट करूंगा। एल की वैल्यू है 1/√2i, तो यहाँ पे लिखूंगा 1/√2i। एम जो है 1/2j हो जाएगा, और एन हमारे पास आ चुका है 1/2k। तो इस तरीके से आप लोग को तीन ही वैल्यू पुट कर दे 1/2k। इन तीनों वैल्यू को अगर आप लोग पुट करते हो फिर 12 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो 12/√2i प्लस 12/2j प्लस 12/2k, ये आप लोग का हो जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ओपी। थोड़ा सिंप्लीफाई करने की इच्छा है तो सॉल्व कर दो। जब √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे √2i मिलेगा, नीचे 2 से डिवाइड करोगे तो 6 मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 6j मिल जाएगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो 6k मिल जाएगा। दैट इज योर ओपी वेक्टर। तो इस तरीके से आप लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ ओपी निकाल सकते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आराम से निकाला जा सकता है। डन ये क्वेश्चन। अब एग्जाम में ये थ्योरम पूछा था, थ्योरम के ऊपर मैंने फिर से बता रहा स्पेसिफिक वीडियो बना दी गई, उसे आप लोग अच्छे तरीके से चेक कर लेना, सारे क्वेश्चन वहां से कवर हो जाता है। बात करता अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन रहा, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन आर बार इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स आई प्लस जे प्लस के एंड द लाइन ऑफ प्लेन आर बार इंटू 2i प्लस जे प्लस के इक्वल टू 8। ठीक है, हमें ये सब दिया हुआ है। अब स्टार्ट कैसे करना मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले जो लाइन दिया हुआ उसको लिख लो, आर बार आई प्लस 2j प्लस के, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स आई प्लस जे प्लस के। अब देखो जरा दोनों को, इसको कंपेयर करता हूं, कंपेयरिंग विद आर बार इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार। तो यहां से मुझे ए बार मिल जाएगा आई प्लस 2j प्लस के, ठीक है, और बी बार मुझे मिल जाएगा आई प्लस जे प्लस के। अब देखो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, ये आर बार जो है ना वो इसको पैरेलल है, ठीक है। जो आर बार जो होता है इस पॉइंट में से पास होता है, और जो गिवन वेक्टर बी है ना उसको पैरेलल होता है। तो बस याद रखना जो मेरा आर बार जो है, ये आर बार वो क्या है, मेरे इस वेक्टर बी को क्या है, पैरेलल, इतना याद रखना। तो अगर आप लोग ऐसे वर्टिकल बनाओगे तो भी चल जाएगा। मैं अगर वर्टिकल बनाऊँ, ये मेरा आर बार में अज्यूम कर देता हूँ, ये मेरा बी बार है, तो आर बार और बी बार क्या है, पैरेलल, इतना याद रखना। उसके बाद क्या बोला गया, अभी मेरे पास एक प्लेन है आर बार समथिंग टाइम्स 8। तो ये क्या होता है, इसे कंपेयर करते हैं आर बार इंटू, ये मेरा प्लेन है बच्चों, तो इसे कंपेयर करके अपन क्या निकालेंगे, देखो मैं बताता हूं अभी आप लोग, इक्वल टू 8। तो दिस इज प्लेन। अब इसे कंपेयर करना आप लोग को इससे, सो आर बार डॉट एन बार इक्वल टू, आप लोग को यहाँ पर एक वैल्यू मिलती है, दैट इज बी बार डॉट एन बार होता है। तो ठीक है, इसको वैसे ही रख देता हूँ जो आप लोग को पता नहीं है। तो यहाँ से अपने को एन बार मिल जाएगा, तो इससे कुछ मतलब नहीं है फिलहाल के लिए, इसे मैं पी लिख सकता हूँ, पी लिखूंगा तो भी ज्यादा बेहतर है, पी लिख दूंगा। तो यहाँ पर मुझे एन बार की वैल्यू मिल जाएगी 2i प्लस जे प्लस के। अब एन बार क्या, तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो ये मेरा प्लेन है, तो प्लेन इस वेक्टर के ऊपर इसके ऊपर आ रहा है, इसमें ना मेरा एन बार जो होगा ना इस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा होता है एन बार, याद रखना एन बार क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब आप लोग देखो ये मेरा आर बार इस प्लेन के लिए बना हुआ है, तो आप लोग नोटिस कर पा रहे हो, अगर मैं इसको थोड़ा रोटेट कर दूं, इसको थोड़ा रोटेट करता हूं, अज्यूम करता हूं मेरा प्लेन इस तरीके से बनाया गया, किस तरीके से, इस तरीके से मेरा एक प्लेन बनाया गया। तो इसके ऊपर कहीं पे मेरा आर बार आ रहा है, ये मेरा आर बार, यही मेरा आर बार, और इसको परपेंडिकुलर मेरा प्लेन को, इसको परपेंडिकुलर जो मेरा एन बार है। सो आप लोग नोटिस कर सकते हो बी बार और ये एन बार दोनों परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर लाइन के बीच में अगर एंगल निकालना होगा तो अपन इस्तेमाल करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, आप लोग को पता, याद होगा नहीं याद होगा तो देख लो यहाँ पर, साइन थीटा जो होता है वो आप लोग का इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है। अब वो कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग के पास एन बार है, यहाँ पे आप लोग के पास बी बार है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों का मैग्नीट्यूड देखो और फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाओ, ठीक है। तो कैसे मिलेगा, एन बार डॉट बी बार अपॉन में क्या हो जाएगा, एन बार डॉट बी बार अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार इंटू बी बार। बस अभी आप लोग को एन बार डॉट बी बार की वैल्यू निकालनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार की वैल्यू निकालनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार की वैल्यू निकालनी है, और पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। अब एन बार डॉट बी बार कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। मेरे पास एन बार है, यहाँ पर मैं वैल्यूज को पुट करके सिंप्लीफाई करके दिखाई देता हूँ। सो एन बार है मल्टीप्लाई में बी बार है,
सो एन बार की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू, और बी बार की वैल्यू, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2i प्लस जे प्लस के, इसको मल्टीप्लाई करना बी बार i प्लस जे प्लस के। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो 2 को अगर i से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, जे वाले को j से तो 1 हो जाएगा, और k वाले k को तो 1 हो जाएगा। सो 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 इज नथिंग बट 4। सो आर बार डॉट एन बार डॉट बी बार की जो वैल्यू मिली मुझे कितनी मिल गई बच्चों, 4 मिल गई। अब हमें दो और वैल्यूज निकालनी है, जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार निकालना और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार निकालना। सो उसे भी यहाँ पर फटाफट से आप लोग को निकाल के दिखा देता हूं। अब देखो, अब ये वैल्यू जो है मेरे पास, अब मेरे पास क्या नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार नहीं है, तो इसे यहां पर निकाल देते। देखो ध्यान देना अभी, मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार, सो मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार जो होता है वो होता है स्क्वायर रूट के अंदर जो भी इसकी वैल्यूज है। सो वैल्यूज क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इज व्हाट 2, 1 का स्क्वायर इज व्हाट 1 एंड 1 का स्क्वायर 1। तो 2 प्लस 1 इज नथिंग बट बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो जाएगा। इस तरीके से आ गया। उसी तरीके से बी बार का मैग्नीट्यूड निकालना, तो वही चीज करनी जो अपन ने ऊपर करी। तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज √3 हो जाएगा। डन, यहां तक बस वैल्यूज को पुट कर दो। नाउ वी आर हैविंग एन बार डॉट बी बार, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 4, मैग्नीट्यूड ऑफ ये कितना है √6 है, और ये कितना है √3 है। बस मल्टीप्लाई कर दो 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते देखो क्या होता है कि साइन थीटा जो हमें मिलेगा वो मिलेगा इसका सिंप्लीफिकेशन। अब आपको पता है 6 3 18 होता है, 18 को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो 3 बाहर आएगा, रूट के अंदर 2 बच जाएगा। कैसे, देखो ये होता है 4 अपॉन में रूट के अंदर 9 इंटू 2, 9 का स्क्वायर रूट मेरे पास होता है 3, और 2 मेरा अंदर वैसे के वैसे ही रहने वाला। थीटा को 3 पे रखो, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 4 अपॉन में 3 √2। यही तो हमारा एंगल है, हमें ये तो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द एंगल बिटवीन, तो एंगल कुछ इस तरीके से मिलेगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप लोग उसमें ये वैल्यूज पुट करके आप लोग आपका एंगल निकाल सकते हो। सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, सिंपल क्वेश्चन था। एग्जाम में ये टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पास 2 लाइन गिवन रहेंगे और उन दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा। सो वो कैसे निकालेंगे, वो निकाला जाता है कुछ इस तरीके से। इसे कंपेयर करोगे तो ये आप लोग को A1 मिलेगा, ये B1, ये A2, ये B2। आपको करना क्या, सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 बार A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। बहुत सिंपल होता है, बहुत इजी होता है, आराम से किया जा सकता है। तो इसे ट्राई करना, और ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। 2 लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो A2 माइनस A1 डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B1 क्रॉस B2, जो भी याद रखना, उसका मैग्नीट्यूड नीचे निकालना। तो ये 3 वैल्यूज आप लोग को पता हो गया तो ये क्वेश्चन डिस्टेंस निकाला जा सकता है। डरने की बात नहीं, बड़ा आराम तरीके से होता है, बहुत आराम से होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखो क्या दिया हुआ, साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू दी गई है y, और y को हम लोग को डिफरेंशिएट करना है 2 बार, और हमें प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स पर d2y अपन में dx स्क्वायर की जो माइनस एक्स dy बाई dx जो कि 0 होता है। तो इसे कैसे करना है, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x लिख देता हूं और इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करने पे ये dy बाई dx हो जाता है, और साइन इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगर आप लोग सही तरीके से नोट कर सकते हैं कि रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है वो यहाँ पर रूट में नहीं है। तो रूट को गायब करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, और एक स्टेप और ले लेंगे उसके बाद। देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं तो ये मुझे दिखने लगेगा d2 dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर किया तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस टर्म को उठा के यहाँ पे लेके जाता तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx, और यहाँ पर होल स्क्वायर इक्वल टू के वो साइड क्या आ जाएगा 1। अब बस u इंटू वी का एक और बार फॉर्मूला अप्लाई करो, आप लोग को मिल जाएगा d2y अपॉन में dx। सॉरी, u इंटू वी का इस्तेमाल करने के लिए आप लोग को डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट करके u इंटू वी अप्लाई करो। तो u मेरा वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे d डबल डिफरेंस मतलब dy बाई dx के होल स्क्वायर को, और इसी के साथ साथ dy बाई dx का होल स्क्वायर मेरा वैसे ही रहेगा, और डिफरेंशिएट कर देंगे आप लोग किसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। इक्वलिटी के वजह से 0 है तो 0 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे 2 है मतलब x टू n, तो क्या हो जाएगा n x टू n माइनस 1 यानी कि 2 dy बाई dx मिलेगा। इतना समझ में आया। लेकिन चेन रूल के हिसाब से एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx को, क्योंकि देखो ये x नहीं है, सिर्फ अगर x होता तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x रखते छोड़ देते, बट यहाँ पर x नहीं, x पे कुछ और ही टर्म, फिर 2x नहीं होगा, 2 इंटू वो ब्रैकेट तो हो गई, साथ ही साथ उस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पर मिलेगा मुझे d2y अपॉन में dx का। तो जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए उन्हें पता चल चुका है ये क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब यहाँ पे dy बाई dx का होल स्क्वायर को कुछ नहीं कर रहे, उसे एज इट इज रखो, और जब 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो जाएगा। अगर पूरे इक्वेशन में अगर आप लोग नोट कर सकते हो तो 2 सब में आ रहा है और साथ ही साथ dy बाई dx सब में आ रहा है, तो डिवाइड कर दोगे 2 dy बाई dx के साथ
जैसे डिवाइड करोगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे के वैसे यहाँ मिलेगा d2y अपन में dx स्क्वायर, 2dy/dx चला गया। वैसे यहां पर चलोगे तो एक dy/dx कैंसिल और एक 2 कैंसिल, तो देखो यहाँ पर और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस ये माइनस, मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस माइनस x dy/dx मिल जाएगा इक्वल टू 0 एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। यही हमारा सॉल्यूशन है, चेकआउट कर सकते हैं आप लोग, बड़े ही आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एग्जाम में आप लोग को हो सकता है कि एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, मैं बताना चाहता हूँ एक लॉग का एक क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में और लॉग के साथ साथ एक साइन का भी क्वेश्चन है, हो सकता है कॉस की टर्म में भी पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। तो ट्राई करना इन सारे टाइप की क्वेश्चन को, सेम तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये तरीके से 4 क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं, ट्राई सारे क्वेश्चन कर लेना, छोड़ना बिल्कुल भी मत। बहुत इजी होता है, पहले अपन स्क्वायरिंग करेंगे, फिर इस टर्म को y से रिप्लेस करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे 2y dy/dx tan का sec स्क्वायर x और इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू मिलेगी dy/dx, इसको वहां पे लेंगे dy/dx कॉमन निकालेंगे, बस पुट कर देंगे, आंसर आ जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो जाता है। अब यहाँ पे इसको कैसे करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। करना कैसे, इसे पकड़ लोगे आप लोग u, इसे पकड़ लो अगर v। अगर फिलहाल के लिए अगर मैं ऐसे कंसीडर करता, यहाँ पर y लिखता, यहाँ पर y लिखता, इसे x लिखता, तो डिफरेंशिएट करे y विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होता है dy/dx मिल जाता। लेकिन इस केस में अपन क्या करेंगे, इसको u और इसको v पकड़ता है, तो u हो गया और v हो गया, तो आपने क्या निकालना, u को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू v, तो du/dv निकालना। अब du/dv निकलेगा कैसे, बड़ा आराम से निकलेगा। देखो इसको सबसे पहले आप लोगों को निकालना पड़ेगा du/dx, फिर निकालना पड़ेगा dv/dx, और दोनों को अगर डिवाइड कर देते हो तो आप लोगों को du/dv मिल जाता है। सो du/dx बड़ा इजी है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1/2x इनटू उसका चेन रूल के हिसाब से हो जाएगा -2x। बाकी आप लोग सिंप्लीफिकेशन में कैंसिल होगा, सो आंसर विल बी मेरे हिसाब से करीब -1/2x, 1/2x आप लोग को आंसर देखने मिल सकता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करना, नहीं समझेगा तो मुझे बताना, मैं इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। एग्जाम में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के ऊपर एक क्वेश्चन देखने जरूर मिलेगा, मेरे को जहां तक लगता है, तो इसे ट्राई करना, बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1.002। तो इसका कैसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले आप लोगों ने इसका नाम रख दोगे आप लोग y इक्वल टू tan x रख दो, या फिर आप लोग इसका नाम f(x) भी रख सकते हैं। सो f(x) की वैल्यू आप लोग लिख दो tan x, tan इनवर्स ऑफ x। अब x क्यों लिखा, देखो ये इसको अगर मैं देखूंगा तो ये 1.002 है। सो मतलब मैं यहाँ पर ना 1.002 को 2 पार्ट में ब्रेक करने वाला। कैसे 2 पार्ट में, a प्लस b के पार्ट में। क्यों पता है, क्योंकि आपको अगर फॉर्मूला याद होगा कि अगर मुझे f(a) प्लस b निकालना है, उसका अप्रॉक्सीमेट वाला फॉर्मूला होता है f(a) प्लस h इंटू f'(a), ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले मुझे a और h की वैल्यू निकालनी होगी। अगर इसको 2 पार्ट में ब्रेक करते हो तो फर्स्ट पार्ट इज 1 एंड सेकंड पार्ट इज 0.002। सो a विल बी इक्वल टू 1 एंड b विल बी इक्वल टू 0.002, सॉरी b नहीं, इसको h लिखता हूं। सो a विल बी 0.1 एंड h विल बी 0.002, तो a प्लस h के फॉर्म में तोड़ना होगा। सो h इज व्हाट 0.002। अब मेरे पास a है, मेरे पास h है, सो a और h मिल चुका है, बस f(a) और f'(a) निकालना। अब जो फंक्शन दिया हुआ उसका अगर डिफरेंशिएशन निकाल लूंगा तो हो जाएगा y'(x), सो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप लोग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब इसमें अगर a की वैल्यू 1 पुट करता हूं सो f(a) मिल जाएगा, सो f(1) मिल जाएगा, बस पुट कर दो, डन। तो tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, π/4 होता है। कितना होता है, π/4। फिलहाल π/4 ही रखो, बाद में पुट करेंगे। और इसी के साथ मैं f'(a) निकालता हूँ, सो f'(a) क्या हो जाएगा, बस आप लोग को 1 ही तो पुट करना है, सो बस पुट कर दिया 1/1/2 यानी कि 0.5 हो जाएगा, बस वहां पे पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। सो नाउ मेरे पास f(a) की वैल्यू है π/4 और f'(a) की वैल्यू भी है। सो यहाँ पर h की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0.002 और इसकी वैल्यू है 1/2। पाई की वैल्यू अगर आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर पुट करते हो तो कितना दिया, 3.1416 दी गई है, इसे 4 से डिवाइड कर देता है। अब 4 का टेबल तो सभी को आता है, 3 0 0 31, 4 7 28 7, 3 4 34, 4 8 32, कितना बचेगा 2.21, 4 5 20, 4 1 6, 4 4 16। एक बार डिवीजन आप लोग चेकआउट कर लेना, कहीं पर एरर ना हुआ, अगर एरर होगा तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्या नंबर है मेरे पास, 3.1416 डिवाइडेड बाई किससे करना है, 4 से करना है, तो 0.7854 लिख दो फटाफट से, इसकी वैल्यू बनेगी 0.7854। अब आगे यहाँ से 2 कैंसिल करूंगा तो मिलेगा 0.001, तो यहाँ पे लिखो 0.001 और ऐड करते हो तो देखो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो 4 के साथ कुछ भी नहीं तो 4, 5 के साथ 1 हो जाएगा तो 6, 8 के साथ 0 8 और 7 के साथ 0 7, 0.7864।
इस तरीके से एफ ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू आ गई। एफ ऑफ ए प्लस बी का मतलब क्या मैं आप लोगों को समझाता हूं, तो यही हमारा क्वेश्चन है, यही हमारा क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ 1.002। सो ये आप लोग का आंसर आगे इस क्वेश्चन का इजीली किया जा सकता है। अब जैसे अपन ने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, वैसे आप लोग को हो सकता है लॉग के टर्म में पूछा जाए, साइन के टर्म में पूछा जाए, उसके बाद लॉग भी हो सकता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है। इस टाइप के आप लोग को अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन देखने जरूर मिलेंगे। तो इसे ट्राई कर लेना, कहीं डाउट दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। अब ये क्वेश्चन देखो, ए वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। एक 36 मीटर का वायर है, उसे बेंड करके रेक्टेंगल बना दिया गया। अब सीधी बात, जो इसका लेंथ होगा वो इसका पेरीमीटर होगा, समझ में आ गया। सो आप लोग इसमें से किसी भी एक को x कंसीडर कर लो, दूसरा अपने आप लोगों को मिल जाएगा। सो आप लोगों को पता है x, इसको y कंसीडर करते हो, इसे x और इसे y। सो 2x प्लस 2y की वैल्यू आप लोग को 36 दे दी गई है, यानी कि x प्लस y की वैल्यू आप लोग की 18 हो जाएगी। सो y कितना हो जाएगा, 18 माइनस x हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, क्या बोला, फाइंड द इट्स डायमेंशन व्हेन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। सो अब एरिया का फंक्शन रेडी करना है। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ को मैंने x कंसीडर किया और ब्रेथ को y। अब ब्रेथ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अपने ब्रेथ को y कंसीडर किया और y की वैल्यू है 18 माइनस x। बस इसी को सॉल्व करना है। एक बार डिफरेंशिएट करो, दो बार डिफरेंशिएट करो, फिर फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 के साथ इक्वेट करो, क्रिटिकल वैल्यू निकालो, डबल डिफरेंशिएशन पुट करो, मैक्सिमम आ रहा है कि मिनिमम आ रहा है, और उधर से आप लोग को x की वैल्यू मिलेगी और वही अपने y की वैल्यू मिलेगी। तो मैं बता देना चाहता हूं, इस केस में x और y दोनों की वैल्यू आप लोग को जो मिलेगी वो 9 और 9 मिलने वाले। तो इसे ट्राई जरूर करना, बड़ा इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो ये दो क्वेश्चन मैंने आप लोग को अभी बता दिए ऊपर से। अब आगे चलते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, और ये सारे जो क्वेश्चन यहाँ पे रखा, ये तो क्वेश्चन पिछले बार ही पूछा गया था, और मैंने पिछले बार भी ये क्वेश्चन बताया था, और सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखा गया था। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि इस बार भी पूछा जाए। तो पहले स्टार्ट में इस क्वेश्चन के साथ करता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे, पहली बात तो आप लोग को नोटिस करना, यहाँ पर e⁻x से नीचे भी e⁻x है, उसके बगल में e⁻x है। सो माइनस थोड़ा अपने को डिफिकल्टी लेवल पे लेके जा सकते हो। तो -x को अपन क्या करेंगे, मालूम है, प्लस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। हाउ, सो डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ इस रेसिप्रोकल की फॉर्म में। अब करना क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो e⁻x से मल्टीप्लाई करेगा तो e⁻2x हो जाएगा। e⁻x मल्टीप्लाई बाय e⁻x दैट इज e⁻2x प्लस 1 अपॉन में e⁻x। अब आप लोगों को सिंपल सी बात पता होगी, ये e⁻x को मैं ऊपर ले सकता हूं, तो e⁻x मल्टीप्लाई बाय e⁻x अपॉन में e⁻2x प्लस 1 हो जाएगा। इधर तक की बात एकदम साफ क्लियर है। अब आपको सब्स्टिट्यूशन का फंडा लगाना और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। सो पुट करूंगा e⁻x को t, क्या पुट करूंगा, e⁻x को t पुट कर दूंगा। डिफरेंशिएट करूंगा तो e⁻x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt। अब ध्यान दो, ये e⁻x dx है, इसकी वैल्यू dt बन जाएगी, तो बस पुट करना। सो e⁻x जहां पर भी वहां पर मैं t पुट कर लेता हूं। अब e⁻2x क्या होगा, जैसे e⁻x t हो रहा है तो e⁻2x t स्क्वायर हो जाएगा। सो t स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 dt। यहां तक समझ में आ गया। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर आप लोग सही तरीके से नोटिस कर पा रहे होंगे तो यहाँ पर आप लोग के पास है टी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर है टी। लेकिन अगर नोटिस कर ले बच्चे फटाफट नोट भी कर लेते हैं, तो क्या जब भी आता है ना यहां से एक पावर नीचे ऊपर कम रहेगा तो मत समझ जाना कि यहाँ पर ना इसका डिफरेंशिएशन अरेंज किया जा सकता है। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो तो काम बन जाएगा। क्यों किया ऐसा, इंटीग्रल ऑफ f डैश x अपॉन में f ऑफ x की जो वैल्यू मिलती है ना, वो होती है log ऑफ f ऑफ x। क्या होती है, log ऑफ f ऑफ x प्लस c होती है। तो सेम फंडा यहाँ पर यूज करेंगे, t स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2t होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, log ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस c तो भूलते नहीं है। सो 1/2 को वैसे रखा, log को वैसे रखा। अब t स्क्वायर है क्या, सो अगर t की वैल्यू e⁻x है, सो t स्क्वायर क्या हो जाएगा, e⁻2x। तो यहाँ पर लिखता हूँ e⁻2x प्लस 1 प्लस c, एंड दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से आप लोग इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये समझ में आ गया, तो सेम तरीके से इसे भी करना। देखो क्या करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ x को आप लोग t पुट कर देना। क्यों पता है ऐसा, मुझे क्यों पता चला साइन इनवर्स ऑफ x को t पुट करना, क्योंकि यहाँ पर और ये टर्म इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। जैसे आप लोग पुट करोगे ना तो आप लोग को ना बहुत सारी चीजें यहाँ पे सॉर्टेड होते हुए दिखाई देंगी। सो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/√1 माइनस x स्क्वायर जो होगा वो dx के साथ dt बन जाएगा। सो बस इसे रिप्लेस कर देंगे dt के साथ, तो ये पार्ट ये पर रिप्लेस हो गया, यहाँ पे e⁻t है, इसके साथ क्या होगा, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखता हूं, देखो अगर साइन इनवर्स ऑफ x अगर t है तो x क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी sin t। देखो साइन को उधर भेजेंगे तो x हो जाएगा sin t, ठीक है। बस यहाँ पर पुट करूंगा तो ये x प्लस √1 माइनस x स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, sin t प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर t। साइन स्क्वायर t का 1 माइनस साइन स्क्वायर t कितना होगा, cos स्क्वायर t, cos स्क्वायर का स्क्वायर और रूट कैंसिल बचेगा sin t और प्लस cos t बच जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को जिस तरीके से दिखाई दे देगा, आप इंटीग्रल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर देखा e⁻ साइन इनवर्स ऑफ x है, तो इसे अपन ने e⁻t मान लिया हुआ है क्योंकि ये साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू t है। इसको सिंप्लीफाई करके अपन ने sin t प्लस cos t प्रूफ किया ऊपर वाले, तो यहाँ पर लिख दो sin t प्लस cos t। और आगे चलते डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर के पूरे टर्म को गायब करके अपन ने यहाँ पर dt लिख दिया। तो यहाँ पे मैं dt ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे जगह कम है,
तो इसको थोड़ा खसका दूंगा तो शायद काम बन जाए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया हुआ। अब इसके बाद क्या, इसके बाद देखोगे तो एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा हुआ है। देखो मैं यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला याद करा देता हूँ, अगर नहीं याद है तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर ऐसा दिख रहा होगा तो इसका फॉर्मूला होता है ई रेज टू एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, ई रेज टू एक्स इनटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला। तो बस ई रेज टू टी। अब देखो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो कॉस नहीं आएगा साइन ही आएगा, तो साइन टी और प्लस सी आ जाएगा। बस फाइनली टी और टी की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर बन जाएगा। सो बस यही था इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ट्राई जरूर करना। 4 मार्क्स में पिछले साल पूछा गया था, मैं तो 3 मार्क्स में मैंने बता दिया, लेकिन 4 मार्क्स में पूछ लिया गया था। सो इसे ट्राई करना। आगे चलते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है ऑड इवन का फंडा। तो आप लोग को एफ ऑफ एक्स को देखना है, जब भी आप लोग कैसे पता करना है कि ऑड और इवन का फंडा है, नेगेटिव पावर से पॉजिटिव पावर तक जा रहा है तो उसे बोलते हैं ऑड इवन। तो ये ऑड इवन के केस में आ रहा है, चेक करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन देखते हैं क्या दिया गया। इसे 2 पार्ट में ब्रेक, इसे सबसे पहले अपने को लिखने के बाद फर्स्ट चीज जो निकालनी है वो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालनी होती है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालूंगा, माइनस एक्स का जो क्यूब होता है यहाँ पे लिख देता हूँ, और 9 माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख देता हूँ। नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव ही होता है और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव रह जाता है। अगर माइनस को मैं साइड में कर देता हूँ तो एक्स क्यूब अपन में 9 माइनस एक्स स्क्वायर साइड में हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है दिस इज नथिंग बट बच्चों एफ ऑफ एक्स। अब आप नोटिस करते हो एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स के नेगेटिव के साइन के बराबर है, दैट मींस ये मेरा ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। बस सेम फंडा यहाँ पे यूज कर देना, देयरफॉर इसका इंटीग्रल की जो वैल्यू आने वाली है वो 0 आ जाने वाली। अगर इवन होता तो 2 टाइम्स होता, 2 टाइम्स 0 से लेकर 8 एफ ऑफ एक्स डीएक्स होता, और फिर इसको सिंप्लीफाई करना होता। बट ये तो ऑड फंक्शन, तो काम खत्म, शॉर्टकट में हो गया। अब ये क्वेश्चन पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, हो सकता है इस बार एग्जाम में पूछा जाए। और इसे सॉल्व कैसे करें, देखो 0 से लेकर पाई लिखा हुआ है, तो 0 से लेकर पाई समथिंग में 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स के फॉर्मेट में दिया गया। तो आपको करना ही क्या है, तो ये वाला इस्तेमाल कर लेना है, 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स का फॉर्मूला, 0 से लेकर एफ ऑफ ए माइनस एक्स डीएक्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। और इसमें पुट करोगे तो आपको ना एक चीज दिखाई देगी, फिर दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना, ऐड करने के बाद बेस सेम होगा और ऊपर की चीजें कैंसिल होगी और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये इजी से ट्राई करना, नहीं समझेगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा, अदरवाइज आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। अब आगे चलता है, इसको ले चलता हूं आप लोग अगले क्वेश्चन के पास। अब यहाँ पे चलते हैं, आप लोग को दिया सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसे सॉल्व करके आप लोग को बताना है। अब करना कैसे बच्चे, ये बड़ी बात है। देखो यहाँ पर y बाय एक्स दिया गया, तो ट्राई ये करना है कि पूरे इक्वेशन में अपन y बाय एक्स को कैसे अरेंज कर सके वो देखना है। देखो बहुत सिंपल है, पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय क्या कर देना, अपने को x से डिवाइड कर देना, क्योंकि y तो है यहाँ पर x ही नहीं, जिसे x से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा dy बाय dx, इसे डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा y बाय x, इसे डिवाइड करूंगा तो x कैंसिल बचेगा साइन ऑफ y बाय x। अब बस यही जो नई चीज है ना, जो नई चीज मिली y बाय एक्स, इसी को अपने को नया वेरिएबल से रिप्लेस करना है। सो मान लूंगा y बाय एक्स है जो है ना, वो मेरा एक नया वेरिएबल है v, दैट मींस y की वैल्यू क्या आ जाएगी, vx हो जाएगी। डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाय dx जो वैसे ही रहेगा, v मेरा वैसे x का डिफरेंशिएशन 1 और x मेरा वैसे v का डिफरेंशिएशन dv बाय dx हो जाएगा। सो दैट मींस जहां पे dy बाय dx है वहां पे आप लोग को पुट करना है v प्लस x dv बाय dx। सो ये मेरा एक सब्स्टिट्यूशन बन गया और ये मेरा एक सब्स्टिट्यूशन बन गया, पुट कर देता हूं। सो ये मेरा हो जाएगा v प्लस v इंटू 1 v ही होता है, x dv बाय dx हो जाएगा। समझ रहे, इसे इक्वेशन 1 डाल देता हूं और इसे पुट करता हूं। सो देयरफॉर ये हो जाएगा dv बाय dx, पुट कर दिया। उसके बाद माइनस y बाय x को मैंने v पुट किया तो v हो जाएगा और साइन ऑफ v हो जाएगा। बस इसी तो सिंप्लीफाई करना बहुत इजी है, v और माइनस v कैंसिल, x dv बाय dx इक्वल टू साइन v को वहां पे लेके जाता हूं, x dv बाय dx इक्वल टू माइनस साइन v हो जाएगा। बस वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करो, साइन v को नीचे ले लूंगा तो 1 अपॉन साइन v हो जाएगा, dv मेरा ऐसे ही, और dx को वहां पे लूंगा 1 अपॉन x, ये नीचे आ जाएगा। इस तरह माइनस को भूलना नहीं। अब देखो करूंगा क्या, बहुत इजी सॉल्व है करना है इसको। जैसे मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाता हूँ, माइनस साइन साइड में हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए कोसेक में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि नीचे 1 अपॉन कोसेक v में कन्वर्ट करना पड़ेगा, dv यहाँ पे लिखना पड़ेगा। माइनस को बाहर लेता हूँ, 1 अपॉन x dx को वैसे ही रख देता हूँ। अब जैसे इंटीग्रेट करोगे, कॉस का इंटीग्रेशन आप लोग को पता होना चाहिए, वो देखो कोसेक का पता होना चाहिए, वो होता है लॉग ऑफ कोसेक v माइनस कॉट v होता है, याद रखना। उसके बाद 1 अपॉन x का इंटीग्रल जो होता है वो लॉग ऑफ x होता है, लॉग ऑफ x, और प्लस c लगाना नहीं भूलना। अब बहुत सारे बच्चे बहुत स्मार्टली यहाँ पे c1 लिखते, लास्ट में c2 करते थे, तो अपन वही करेंगे, अपन भी स्मार्टली खेलेंगे। इस माइनस लॉग x को यहाँ पे लेंगे तो प्लस लॉग x हो जाएगा, और कोसेक v में v की वैल्यू y बाय x पुट कर दूंगा, और कॉट v में भी v की वैल्यू y बाय x पुट कर दूंगा, और इसे लॉग के यहाँ पर लूंगा टर्म को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग ऑफ x, और इसे c1 को मैं लॉग c लिख के रख देता हूँ, और आपको मेंशन करना है c1 इज लॉग c। अब जब दो लॉग के टर्म्स यहाँ पर एडिशन में होते तो वो किस में आ जाते हैं, मल्टीप्लीकेशन में। सो कोसेक ऑफ y बाय x, ठीक है, माइनस कॉट ऑफ
y बाय एक्स, इस तरीके से log c हो जाएगा और दोनों साइड से log log कैंसिल करेंगे तो फाइनल आंसर जो मिलेगा ना आप लोग को वो क्या मिलेगा मालूम है, वो मिलेगा x कोसेक y बाय एक्स माइनस कॉट y बाय एक्स इक्वल टू c। तो ये आप लोग का सोल्यूशन मिल जाता है। इस तरीके से आप लोग ऐसे क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हो। तो होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा, इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, समझा ये चीज। चलो बढ़िया, अब इस पे आ जाओ, इसमें कैसे करना है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो बहुत एंटी क्वेश्चन लगता है बच्चों, लेकिन है बड़ा इजी। ये पूरे के पूरे जो टर्म को ना आप लोग ना u कंसीडर कर लोगे, मतलब 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू यू कंसीडर करो या v भी कंसीडर कर सकते हो, आपकी इच्छा। डिफरेंशिएट करोगे 4x का डिफरेंशिएशन 4, इसका हो जाएगा dy बाई dx और यहाँ पे मिल जाएगा du बाई dx। समझा इतना? इसका मतलब 4 को जब मैं यहाँ पे दूंगा तो dy बाई dx की वैल्यू मिलेगी du बाई dx माइनस 4। तो इसे रिप्लेस कर देंगे du बाई dx माइनस 4, इसे रिप्लेस कर देंगे u स्क्वायर के साथ और माइनस 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 4, तो u स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन, इसे आप लोग ट्राई करना, आसान सा क्वेश्चन, इसे किया जा सकता है। बाकी और भी कुछ क्वेश्चन उन्हें भी देख लेते हैं। देखो एग्जाम में क्या बोला जाएगा कि ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया रहेगा और आप लोग को बोलेगा रहेगा कि k की वैल्यू निकालनी है। पिछले साल भी ऐसे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है इस साल भी ये पूछा जाए। सिंपल चीज है, इसको बोलते हैं अपन कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का फंडा। इसका एक फॉर्मूला होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू अगर पुट करोगे तो वो 1 होता है। ठीक है, क्या होता है 1। और अगर आप लोग इस केस में वेरिएंस निकालना होगा तो आप लोग को बस यहाँ पे x लगाना होता है, वेरिएंस सॉरी एक्सपेक्टेड वैल्यू, और वेरिएंस लगाना होगा तो वेरिएंस में क्या करते हैं x एफ ऑफ एक्स, जो भी आप लोग को पता होगा वो मैं आप लोग को बाद में बता दूंगा। फिलहाल के लिए जिस क्वेश्चन में जो पूछा गया वो कर लेते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता है। फिलहाल के लिए अपने को क्या बोलेगा वो देखना, तो ये कंडीशन आप लोग को याद रखना है। अब इसको 3 पार्ट में तोड़ना, वो कैसे, देखो हम लोग को 0 से लेकर 1 तक का ये वैल्यू ये फंक्शन बोला गया, तो इसे 3 पार्ट में तोड़ता हूं। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उसके बाद 0 से लेके 1 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स और 1 से लेके इन्फिनिटी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये मैंने कैसे तोड़ा मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहाँ पर अगर मैं इसको कैसे तोड़ा, मैं अगर आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे लिखता हूं मैं 0, यहाँ पे लिखता हूं मैं 1। क्वेश्चन मैंने बोला हुआ कि यहां से यहां तक के लिए आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इसके लिए बोला हुआ है 0 और इसके लिए भी बोला हुआ है 0 है, तो इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में तोड़ा, एक माइनस इन्फिनिटी से 0, दूसरा 0 से 1 और तीसरा 1 से इन्फिनिटी। सो ये पार्ट तो गायब ही हो जाएगा बच्चे का, ये पार्ट तो ये हो गया अपना 0 और ये भी गायब हो गया 0 हो गया। सो बच गया ये पार्ट। तो 0 से लेके 1 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो क्वेश्चन में दी गई है k इंटू एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को dx लिखना है और यहाँ पे लिख देना इक्वल टू 1। अब करना क्या, बस इसको सिंप्लीफाई ही तो करना है, तो k को बाजू में कर देता हूँ और एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 0 से लेके 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ मिलेगा dx प्लस 1 इक्वल टू 1। सोल्यूशन बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करना बड़ा आसान है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप लोग को पता है कितना, एक्स क्यूब अपॉन में 3 हो जाएगा, तो k को वैसे ही रखते हैं यहाँ पे रखता है एक्स क्यूब अपॉन में 3। वैसे ही एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा x⁴ अपॉन में 4 और यहाँ पे 0 से लेके 1 पुट कर दें। देखो सिंपल सी बात है, जब मैं 1 पुट करूंगा तो मिलेगा मुझे 1/3 1/4, तो पुट कर दो 1/3 और यहाँ पे 1/4, और जब 0 पुट करोगे तो 0 ही मिलने वाला है, तो इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सभी को आता है, तो 4 - 3 अपॉन में 12 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 1। 4 - 3 इज नथिंग बट बच्चों 4 - 3 कितना होता है 1, तो यहाँ मिलेगा k इंटू 1/12 और 12 वहां पर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई का k की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने k इक्वल टू 12 निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन इजी है। अब इसी ये तो अपना कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का फंडा। अब ये होता है अपना डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का फंडा। इस केस में क्या होता है, इस केस में आप लोग इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे इसमें इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होती है, वैसे इस केस में अपना समेशन ऑफ पी आई की वैल्यू 1 होती है। तो अगर आप लोग 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k सबको ऐड करते हो तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, देखो k प्लस 2k 3k 3k प्लस 2k 5k 5k प्लस 1k 6k प्लस 0.1 इक्वल टू 1, 0.1 को वहां पे जाके सब्ट्रैक्ट कर दोगे 0.9 मिलेगा, और 0.9 को अगर 6 से डिवाइड कर दोगे आप लोग को k मिल जाएगा। तो 0.9 आप लोग को पता है 9/60 और 3 से डिवाइड कर दोगे 3 3 9 और 3/20, तो k की वैल्यू मिलेगी 3/20। याद रखना k की वैल्यू मिलने के बाद आपको p ऑफ x लेस देन 1 निकालना, सो x लेस देन 2 निकाला, तो आप लोग को ये दोनों को ऐड करके लिखना है 0.1 और k। तो 0.1 वैसे रहेगा, k की वैल्यू आपकी कितनी है 3 जो भी आई थी 3/20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 0.2 और 20 2 प्लस 3 5/20 आ जाएगा, देख लेना 1/4 आएगा। और जो भी आप लोग इसी तरीके से p ऑफ x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 निकालना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब ये 1 2 3 चारों को ऐड करना है और k की वैल्यू पुट कर देना, ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये भी हो गया। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और एग्जाम में ये चैप्टर जो है ना आप लोग का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बाइनोमियल वाला
उस चैप्टर का बच्चों कम से कम 4 मार्क्स का वेटेज बनता है। 4 मार्क्स बता रहा हूँ, मिनिमम 4, 5 मार्क्स भी बन जाता है। तो इसमें से ये 2 या 3 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। करना कैसे है, ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, मैं डाई को 6 बार फेंक रहा हूं, तो कॉमन सेंस ये समझ में आता है कि मुझे n की वैल्यू 6 बोल दी गई है, सिंपल सी बात है। और इसके बाद क्या बोले, गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस। तो जब डाई को फेंक की तो ऑड नंबर क्या क्या पॉसिबल वेज है, 1 2 3 4 5 और 6 पॉसिबल वेज है, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल वेज है, बराबर। अब 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से ऑड नंबर क्या है, तो ऑड नंबर मेरे क्या क्या है, देखो यहाँ पर 2 है, गलत जवाब, 2 तो हो ही नहीं सकता ना बच्चों, 1 है, 3 और 5 है, ये मेरे ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर मिला तो मेरा सक्सेस है, तो मैं अज्यूम करता हूं कि सक्सेस क्या होगा, देखो काउंट निकालो 3 है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना हो जाएगा, 3/6 दैट इज 1/2 हो जाएगा। फेलियर की बात करूंगा तो इसका उल्टा Q जो होता है 1 - P होता है, और P में सब्ट्रैक्ट कर दो, Q की वैल्यू भी 1/2 मिल गई। अब जब भी आप लोग को ऐसे केस मिलता है इसका एक फॉर्मूला होता है, अब फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना एक्जैक्टली 5 सक्सेस के लिए निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 5 आपको फाइंड आउट करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X = स्मॉल x का एक फॉर्मूला होता है NCx P⁻x Q⁻n-x। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करता हूं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 5 निकालना है, सो n मेरे पास 6 है, C5, P 1/2 है, रेज टू x की वैल्यू 5, Q मेरे पास 1/2 है, n की वैल्यू 6 6 - 5। अब देखो 6 C5 की जो वैल्यू होती है वो 6 ही होती है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली 6 लिख देता हूँ, 1/2 को वैसे ही रखता हूँ, और यहाँ पर भी 1/2 6 - 5 को 1/2 लिखता हूँ। अगर दोनों को सही तरीके से सिंप्लीफाई करो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 5 की जो वैल्यू मिलेगी वो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मिलेगी। तो 6 वैसी 1/2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 32 64, तो 64 मिल रहा है, और 2 से डिवाइड कर दो, 3/32 इज योर आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। सिंपल, आसान, प्यारा, एकदम न्यारा सा क्वेश्चन है। तो एग्जाम में इस तरीके से कुछ 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिल सकते हैं, बड़े ही आसान से क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स के अंदर। कुछ क्वेश्चंस, कुछ चैप्टर्स आप लोग 3 मार्क्स में स्किप कर सकते हैं, जो कि आप लोग कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन मैंने जितने क्वेश्चन करा, अगर आप लोग ने ये सारे प्रैक्टिस किए ना, तो बच्चों कोई भी चैप्टर स्किप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने लगभग सारे ही चैप्टर के 3 मार्क्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन को लेकर कोई दिक्कत आती है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आप सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके आपके डाउट वहां पर भी पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन बात करेंगे कुछ और नई चीजों की, कुछ और नए कंसेप्ट की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।